हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, 2024 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि 2024 का मॉडल पेपर, वो भी आपका विज्ञान का, ठीक है। ये विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है। और ये मॉडल पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है। तो वीडियो पूरा देखना, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को याद कर लो अभी से, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत ही ज़्यादातर, कम से कम आपको मैं बता दूं कि 85% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं मॉडल पेपर से, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को सिंपल बताऊं तो आप लोगों का समय वही होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट के आप लोगों को समय मिलेगा और पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का होगा, ठीक है। और 30 नंबर जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिया जाएगा स्कूल के माध्यम से, ठीक है। आगे मैं पूरा स्ट्रक्चर पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आप पूरे प्रश्न को, जो प्रश्न पत्र है पेपर, उसको पढ़ने के लिए आपको निर्धारित समय दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है कि प्रश्न पत्र जो है ना, वो 2 खंडों में, एक खंड अ। तो देखिए, खंड अ में क्या होगा कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और एक खंड ब है उसमें जो कि आप लोगों के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ के आपको बताएं तो लिखा है कि खंड अ तथा खंड ब तीनों उपखंड क ख ग में विभाजित है, ठीक है। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 3 ठो उपखंड दिया है, जैसे एक फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, एक बायोलॉजी के लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है चौथा कि प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे सही विकल्प का चयन करें और OMR शीट पर आप लोगों को नीले तथा काले बाल पेन से भरना है। आप लोगों को सिर्फ नीला और काला पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो भी आप लोगों को जेल पेन नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए, 5वां स्ट्रक्चर है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और 20 ऑब्जेक्टिव जो होगा 20 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला स्ट्रक्चर है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। देखिए, टोटल पूरा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाएगा, जिसमें से खंड अ में जो है वो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए 1 घंटा समय दिया जाएगा। अब आप 15 मिनट में कर लो या 20 मिनट में कर लो, लेकिन 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और खंड ब जो है, खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे यह है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब जो भी प्रश्न है उसके सामने उसका अंक निर्धारित दिया गया है कि कितने नंबर का प्रश्न है। और लास्ट है स्ट्रक्चर कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। जितने बच्चे 2024 एग्जाम देने वाले उनको यह जो मॉडल पेपर है विज्ञान का पूरा रट लेना, क्योंकि विज्ञान में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है विद्यार्थियों को। चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, पूरा आंसर भी बताता चलूँगा आप लोगों को। देखिए, खंड अ स्टार्ट हो गया ना, और खंड अ में स्ट्रक्चर पढ़े हैं आप लोग कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, वो भी 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, उपखंड क आ गया, ठीक है। और उपखंड क में जो होगा वो बायोलॉजी के प्रश्न हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न देखिए है, दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए आवश्यक है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, और चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए, स्वपोषी पोषण जो होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं पेड़ जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो पेड़ जब अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसको भोजन बनाने के लिए उपयुक्त सभी की ज़रूरत होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए उसको, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तभी जाके वो भोजन अपना बनाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो भूमिका निभाता है किस में? उत्सर्जन से, कि श्वसन में, कि पाचन में, कि वृद्धि में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन जो होता है वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सांस लेने में, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, ये भी 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उसके सम्मुख 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा यह है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पौधे में, पादप मतलब क्या होता है? पौधा में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है। तो देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने में, कि भोजन का वहन करने में, कि अमीनो अम्ल का वहन करने में, कि ऑक्सीजन,
ठीक है। तो देखिए जाइलम आ गया ना, तो जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, ठीक है। एक फ्लोएम भी पूछा जाता है, अभी से याद कर लेना। अगर फ्लोएम पूछा जाए कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करता है, ठीक है। और जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है कि मनुष्य में, देखिए मनुष्य में वृक्क, यहाँ पे वृक्क होगा, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना कि मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। तो किडनी किससे संबंधित है, ठीक है, किडनी। तो किडनी मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से, ठीक है, वृक्क, ठीक है, उत्सर्जन से, जैसे टॉयलेट के माध्यम से बाहर आता है वो। तो चौथे का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें 5वां प्रश्न है, तो 5वां है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। मतलब ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी किसको कहा जाता है, एडीपी को कि एटीपी को कि एएमपी को कि पाइरुविक अम्ल को। तो देखिए ऊर्जा का जो सिक्का या आप उसे मुद्रा कह सकते हैं वो किसको जाना जाता है, तो एटीपी को जाना जाता है। किसको, एटीपी को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सभी एक एक प्रश्न के हैं, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न चल रहे हैं। तो 6वां प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। देखिए कभी कभी तो कोष्ठक लिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोष्ठक लिखा है, कभी कभी वेस्मो भी पूछता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, वेस्मो या कोष्ठक दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो मानव का हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक या वेस्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। 2 नीले होता है, 2 आलिंद होता है, ठीक है। अब देखिए उपखंड क खत्म हो गया क्योंकि इसमें बायोलॉजी के प्रश्न थे। अब उपखंड ख यहाँ से स्टार्ट हो गया जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये भी 1 नंबर के लिए है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर कि मीटर प्रति ओम। देखिए सिंपल है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो 7वें का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न 1 नंबर के लिए है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है कि इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है कि इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ जाता है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। यहाँ पर लिखा है सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। तो कोई आपसे प्रश्न पूछे किसी विद्युत धारावाही जो सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो सभी बिंदुओं पर समान होता है, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 देखो क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कोई एक गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र कि केवल विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी गतिमान आवेशित कण है वो उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, मतलब दोनों करता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें और प्रश्न नंबर 10वां, तो प्रश्न नंबर 10वां है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम किस दिन जल तापक का उपयोग नहीं करेंगे, धूप वाले दिन। तो भाई धूप वाले दिन तो जाहिर सी बात है गर्म जल प्राप्त होगा ही, गर्म वाले दिन भी गर्म जल प्राप्त होगा, पवन वायु वाले दिन, ठीक है, तो हवा चल रही है और धूप भी है तभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो गर्म होगा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा बादलों वाले दिन, क्योंकि बादलों वाले दिन बादल जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को घेर लेते हैं तो ऊष्मा नहीं हो पाती है, इसलिए गर्म जल प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 यह है कि जो डायनामो होता है तो डायनामो परिवर्तित करता है,
डायनमो परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, कि ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में करता है। ठीक है, और ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो डायनमो जो परिवर्तित करता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना। डायनमो परिवर्तित करता है किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलो देखो प्रश्न नंबर 12, वो भी 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 12वां है कि सामान्य स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। मतलब अगर आपकी आंखें जो है बिल्कुल स्वस्थ है तो आप दूर बिंदु कितना होगा, मतलब कितना दूर तक आप देख सकते हो, ये प्रश्न पूछा है। 25 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है तो आप अनंत पर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने आंखों से चंद्रमा को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं, और यहाँ से लेकर चंद्रमा की अनंत तक दूरियाँ हैं। तो अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ से। देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल हमेशा देता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बोला है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो में प्रकाश की चाल होगी, मतलब कांच में प्रकाश की चाल बताइए अगर निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है तो, और अपवर्तनांक दिया है। तो देखिए सिंपल होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भागे अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो अगर दशमलव हटाऊँ तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 दूनी के 30, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होगा वो कांच में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखना, 1 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, और अगला प्रश्न नंबर 14 जो है वह है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होता है, AgCl होता है, कि PbNO3 होल्टवाइस, कि FeSO4, कि CaCO3। तो देखो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वो होता है AgCl। क्या होता है, AgCl। ऑप्शन ए जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न देखो 15वां, ये भी प्रश्न सिंपल है कि एक उत्तल दर्पण है। कौन सा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखो R बराबर क्या होता है, फार्मूला 2F। R बराबर क्या होता है, 2F। तो R हमसे पूछा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 × F, मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, जो कि फोकस दूरी 10 दिया है, और उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, और जब 10 को गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूनी के 20, मतलब R जो होगा वक्रता त्रिज्या वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए उपखंड ग, ठीक है, जो कि यहाँ से आपके केमिस्ट्री वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे। स्ट्रक्चर में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के आप लोगों को समझाया हूँ। उपखंड ग आ गया, जो कि 16वां प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा मतलब जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है ना, उसी को धावन सोडा बोलते हैं, और उसका रासायनिक नाम हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा भी होता है, तो खाने वाले सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे धोने वाला सोडा का दिया है धावन सोडा, तो उसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो 1 नंबर के लिए प्रश्न था। प्रश्न नंबर 17वां देखो क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो देखो यहाँ पे 4 धातुओं का नाम दिया है, जैसे लोहा दिया है, जिंक दिया है, कॉपर दिया है, मैग्नीशियम दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा धातु ऐसा है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो देखो हाइड्रोजन विस्थापित वही नहीं करेगा जो कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगा। हाइड्रोजन से अगर अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व होगा ना तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील वाला तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन सी कॉपर, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है और हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है।
बाकी जो लोहा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, यह अधिक अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अभी प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि एल विकर्ण संबंध दर्शाता है। जो एल होता है लिथियम, तो एल जो होता है ना, वो विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? सोडियम के साथ, कि पोटेशियम के साथ, कि एल्युमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। एल विकर्ण संबंध जो दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। किसके साथ? मैग्नीशियम के। तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19, तो वह है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है कि आईयूपीएसी नाम क्या होगा, वो भी किसका? तो एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछा है, जो कि वो होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइल अम्ल। ठीक है, यहाँ पे ल नहीं होगा, क होगा, क्योंकि एथेनोइक होता है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसको सही कर लेना। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन 20वां बहुविकल्पीय का, कह रहा है कि H2S और H2SO4 या अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अब यहाँ पे एक शब्द ध्यान दो, अम्लीय बोल दिया है, तो अम्ल बोल दिया है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सबको मालूम है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि शून्य होगा नहीं, 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक भी नहीं होगा, क्योंकि 7 से अधिक तो क्षारीय होता है। तो जाहिर सी बात है कि 7 से कम होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन पूछा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे 20 क्वेश्चन अब तक हमने बता दिया आप लोगों को। अब खंड ब आ गया। खंड ब में आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जो कि आप लोगों को हल करने पड़ेंगे। उसमें भी आप लोगों का खंड क दिया, ठीक है, जो कि फिजिक्स है। पहला प्रश्न यहाँ पे बोला है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर समझाइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्ण विक्षेपण, जो कि यहाँ से प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना, अन्यथा मैं इसका सलूशन आप लोगों को लिख के बता दूंगा। दूसरा भी बहुत सिंपल प्रश्न है, जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, सबको मालूम है। ठीक है, और उसे रेखा चित्र बनाकर आप लोगों को समझाना है, तो 4 नंबर मिल जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से प्रश्न है। तीसरा जो है वो है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, और इसका सिद्धांत भी बताना है, कार्य भी बताना है, और साथ ही साथ विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है, उस विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये भी बताना है, जो कि 4 नंबर के लिए। ये विद्युत चैप्टर से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो चैप्टर है, उससे ये प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर के। आराम से इन प्रश्नों को कर लेना है, कमेंट कर लेना अगर नहीं आता है तो मैं इसका पूरा का पूरा सलूशन आपको लिख के दे दूंगा। साथ ही साथ चौथा प्रश्न जो है ना, वो 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठे की जो दिशा होता है वो क्या निर्धारित करता है, और यह नियम किस प्रकार जो है फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी चैप्टर से लिया गया है। जाकर जब आप देखोगे किताब में तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, और ये प्रश्न 6 नंबर दिलाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा देकर एक प्रश्न और दिया है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताओ, कार्य विधि स्पष्ट करना है, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये भी बताना है। मतलब ये दोनों प्रश्न जो है ना, वो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इसमें दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों प्रश्न आप तैयार कर लो। नहीं आता है तो कमेंट कर दो हमको, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। इसके बाद देखो अगला उपखंड ख में दिया है यहाँ पे 5वां प्रश्न, और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए है। मतलब 4 प्रश्न दिया है 1-1 नंबर का, और ये प्रश्न बहुत सिंपल होता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। मतलब ये जो भी अभिक्रिया दिया हुआ है, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आप नोट कर लो, और पहले ही चैप्टर से ये सभी प्रश्न लिए गए हैं,
ठीक है, मतलब दिया हुआ है पहले ही चैप्टर से, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण जो चैप्टर आपका है। आराम से ये चारों प्रश्न आपकी किताब में मिल जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें छठवां, तो छठवां भी बहुत सिंपल प्रश्न है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे 10, 20, 7, 14, ये परमाणु क्रमांक हैं। और इसमें आप लोगों को पहला तत्वों की पहचान करना है, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा इसमें बताना है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए, ये दोनों काम करना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना, 4 नंबर के लिए है। साथ ही साथ 7वां प्रश्न तो एकदम सिंपल है, जो कि 6 नंबर का है, क्योंकि 6 क्वेश्चन है 1-1 नंबर का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इसमें बोला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें हम किसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनेगा। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये जितने 6 क्वेश्चन दिए हैं ना आपको, ये पहले ही चैप्टर से लिए गए हैं, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। जाके जब पहला चैप्टर अपने किताब को खोलोगे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिलअप कर लेना। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट आप ज़रूर कर देना है, क्योंकि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। चलो, अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मतलब आपको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है, तीनों, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो मैं हालांकि ये सजेशन दूंगा आपको कि दोनों सारे क्वेश्चंस कर लो, अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लेना चाहते हो तो। इसके बाद खंड ग यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड ग है पहला 8वां प्रश्न कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। ये बायोलॉजी के पहले प्रश्न से आप ले सकते हो, जैव प्रक्रम से, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो, इसका क्या महत्व है। और 9वां प्रश्न भी आपको 4 नंबर के लिए ही है कि मनुष्य के हृदय की जो आंतरिक संरचना का स्वच्छ नमांकित चित्र बनाइए, मतलब मनुष्य के हृदय का आंतरिक संरचना का आपको चित्र बनाना है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा। और 10वां प्रश्न है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, ये भी 4 नंबर के लिए है। तो जो भी क्वेश्चन आप कर सको किताब से या क्वेश्चन बैंक होगा आपसे तो कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो हमें कमेंट करना, मैं इसके लिए आप लोगों को एकदम हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा इन सारे प्रश्नों को, वो भी शॉर्टकट में। 11वां प्रश्न है कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यह 6 नंबर के लिए प्रश्न है। और यहाँ पे 2 प्रश्न दिया है, एक प्रश्न यह और एक प्रश्न यह, दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए, या तो वो नहीं कर पाते हो तो आप ये कर सकते हो कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, नर जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। तो ये जितने प्रश्न 8वां, 9वां, 10वां, 11वां दिया है सभी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम तक इन सारे प्रश्नों को याद कर लो। ये आपका मॉडल पेपर आप लोगों का विज्ञान का समाप्त हो गया, ठीक है। ये बहुत वायरल मॉडल पेपर है, अगर इसको अगर तैयार कर लेते हो ना तो मात्र इस, मैं आपको बताऊं कि मात्र इस पेपर से आप चाहोगे तो 80 से 85 नंबर ला सकते हो। अगर यह पेपर आपको तैयार है तो 80 से 85 नंबर ला सकते हो, मेरी गारंटी है। बस इतना प्रश्नों को तैयार कर लो, आप याद कर लो एग्जाम तक। तो देखो, वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक बात करना ना भूलो, क्योंकि जितने भी फ्रेंड आपके पास हैं उन सारे फ्रेंडों के यहाँ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी इस प्रश्न पत्र को, मॉडल पेपर को पढ़कर और अच्छा नंबर ला सकें। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारे मॉडल पेपर आपको सोल्यूशन करा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा नंबर ला पाओगे आप। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।